चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया गवर्नर की वीटो पावर की शक्तियों से जुड़ा हुआ, जिसके वाया सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की वीटो पावर में कुछ बहुत मजबूत बदलाव कर दिए हैं। जो कुछ खामियां आप मान लीजिए कि अब तक वीटो पावर से जुड़ी हुई बची हुई थी, उनको दूर करने की कोशिश की है। ये किस राज्य का मसला था, इसके क्या असर होंगे, वीटो पावर क्या होती है गवर्नर की, क्यों दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये तमिलनाडु राज्य का मामला है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस समय डीएमके पार्टी की सरकार है, द्रविड़ मुनेत्र कझगम, डीएमके। ओके, एक पार्टी वहाँ रहती है एआईडीएमके, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कझगम। तो डीएमके का ये फुल फॉर्म है। डीएमके पार्टी की तरफ से इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु में इस समय जो गवर्नर हैं वो है एन रवि। तो एक हुए तमिलनाडु के गवर्नर। हम जहाँ जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसमें जो जो एंटिटी इन्वॉल्व हैं वो कौन है? एक तो गवर्नर हैं और दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे, जिनका जिक्र आप बार बार सुनेंगे। टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों ही जो स्टेट की या यूं कहिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। टेक्निकली ये दोनों ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। ठीक है। एक होती है विधान पालिका जो नियम कानून बनाती है, लॉ मेकिंग बॉडी, द लेजिस्लेचर। एक होती है न्यायपालिका जो लॉज को इन्फोर्स करती है, न्याय देती है। एक होती है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी, जिसको तकनीकी रूप में हम सरकार बोलते हैं। इसे ही हम सरकार बोलते हैं। इसी में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सारे आ जाते हैं। तो ये टेक्निकली देखा जाए तो दोनों स्टेट के 3 ऑर्गन या गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन में से एग्जीक्यूटिव में फॉल करते हैं। हम ज़्यादातर नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे इनके, जैसे गवर्नर एन रवि या फिर चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, क्योंकि हमारा मुद्दा किसी न्यूज़ चैनल की तरह कोई राजनीतिक खबर को प्रमोट करना यहाँ पर नहीं है, या राजनीतिक रूप में खबर देना नहीं है। हम इसे एकेडमिक मैनर में आपको समझाना चाहते हैं और उससे सराउंडिंग सारी पॉलिटिक्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम इसे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के रूप में ही संबोधित करेंगे। अब समस्या कब खड़ी हुई, क्या खड़ी हुई, क्यों खड़ी हुई? देखिए, टेक्निकली ये नियम है कि इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, तो यूनियन लेवल पे, या मैं आपके लिए सरल कर दूं तो सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो आप सब जानते हैं संसद है। संसद है, या जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। डन। अब नियम ये होता है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके 2 हाउसेज हैं। एक अपर हाउस है जिसको आप कहते हैं राज्यसभा, और एक लोअर हाउस है जिसे आप कहते हैं लोकसभा। तो जो आपकी पार्लियामेंट है दिल्ली में इस समय, एक राज्यसभा है, उसका अपर हाउस, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं। राज्यसभा का मतलब क्या हुआ? राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, या हाउस ऑफ एल्डर्स या अपर हाउस, ये सब नाम है उसके। एक है लोकसभा, दैट इज़ जैसे ये काउंसिल ऑफ स्टेट है, वो कौन है? हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा या फिर लोअर हाउस। ओके, ये 2 मिलके लोअर हाउस, अपर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलके बनता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रेसिडेंट, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट इज़ द पार्लियामेंट। तो इन दोनों हाउसेज में से बिल पास होने के बाद कोई भी कानून आपको देश में बनाना है, कोई भी कानून, यू नीड सम एक्ट, यू नीड लॉज, तो आपको लॉ मेकिंग बॉडी से ही उसे गुजर के बनाना होगा। तो ऐसे में कोई भी बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, किसी भी हाउस में प्रेजेंट हुआ, लोकसभा या राज्यसभा, उसे दोनों हाउसेज से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाना होता है। जब प्रेसिडेंट का उसे असेंट मिल जाता है, जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं, सहमति मिल जाती है, मुहर लग जाती है, तो उसके बाद अब वो देश का कानून घोषित हो, इसके लिए उसे
इंडिया के गजट में जाके नोटिफाई होना होता है, दर्ज होना होता है। तो कोई भी कानून जो आप लोगों पर लागू हुआ है वो कानून कुछ ऐसे होता है कि बिल प्रेजेंट होता है, बिल जाता है पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेज में से पास होके प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए पहुंचता है, प्रेसिडेंट उसे असेंट देते हैं, वो गजट में जाता है, गजट में जाके नोटिफाई होता है, दर्ज हो जाता है, तो वो अब देश का कानून हो गया, अब सब पे लागू है, सबको मानना होगा। ओके, वो किसी एक बीजेपी पार्टी का या वो किसी एक लोअर हाउस का या अपर हाउस का या किसी एक राष्ट्रपति का या किसी पार्लियामेंट का नहीं, वो देश का कानून है, क्योंकि वो गजट ऑफ इंडिया में दर्ज हो गया। तो बिल एंटर करता है, एक्ट बाहर आता है, एक्ट बन के आता है, कानून ये है, ठीक है, दिस इज द लॉ। ये प्रक्रिया है। सेम ये प्रक्रिया राज्यों के स्तर पे भी फॉलो होती है। अब हमारे देश में कुछ राज्य हैं जिसमें बाय कैमरल, बाय माने दो, कैमरल माने हाउसेस, दो हाउसेस वाली लेजिस्लेचर होती है। पार्लियामेंट को या संसद को, संसद हिंदी नाम है, इंग्लिश नेम है पार्लियामेंट। टेक्निकली तो ये लॉ मेकिंग बॉडी है, तो इसलिए हम इसको क्या कह के पुकारेंगे, लेजिस्लेचर। जैसे मैंने यहाँ लिखा था लेजिस्लेचर, तो टेक्निकली तो ये लेजिस्लेचर है। ऐसे ही राज्यों के स्तर में अधिकतर हमारे देश के राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी में अधिकतर में सिंगल हाउस लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल सिंगल हाउस है। लेकिन कुछ राज्यों में बाई कैमरल भी है, दो हाउसेस भी होते हैं, हम सिंगल हाउस को ही लेके चलते हैं। ओके, तो राज्यों के स्तर पर, स्टेट्स के लेवल पर हम जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उन्हें हम कहते हैं विधानसभा, विधानसभा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, हम उसे क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव, विधान माने विधि विधान, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, सभा माने असेंबली, लेजिस्लेटिव माने विधान। तो इसमें बैठने वाला आदमी क्या हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो क्योंकि विधान बनाने वाली बॉडी में बैठ रहा है विधायिका में, तो क्या कहलाएगा, विधायक। क्योंकि विधान बनाने वाली बॉडी में बैठ रहा है संसद में, तो क्या कहलाएगा, सांसद, ठीक है। तो पार्लियामेंट में बैठ रहा है इसलिए एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में बैठ रहा है तो एमपी है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ रहा है तो एमएलए है, मतलब विधायक है, मतलब राज्य के स्तर पर बैठ रहा है। तो अब राज्यों में विधानसभा प्लस गवर्नर होता, वहाँ प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है। इससे मिलकर के बनती है एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कंप्लीट, एक विधानसभा प्लस एक गवर्नर। तो कोई भी बिल है वो विधानसभा में पास होने के बाद गवर्नर के पास जाएगा, और गवर्नर की सहमति के बाद वो उस राज्य के गजट में छपेगा। जब आप वकीलों के पास जाते हैं टैक्स भरने या कोई भी और काम, तो उनकी अलमारियों में वो जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पड़ी रहती हैं एक जैसी सी, वो सारे अलग अलग साल के गजट पड़े हुए हैं, कानून की किताबें पड़ी हुई हैं सारी, आपने देखी होंगी, लिखा होगा 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसा। तो वो जब भी आपको उनको टैक्स से जुड़ा या किसी से जुड़ा कोई कानून देखना होता है, वो उस साल की किताब निकालते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो वो गजट की किताबें हैं। ओके, तो स्टेट गजट में नोटिफाई हो जाएगा तो उस राज्य का कानून हो गया, इंडियन गजट में नोटिफाई हो गया तो इंडियन यूनियन का कानून हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको बात। अब यहाँ पर समस्या क्या हो गई कि हमने एक सिस्टम अपना रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जब संसद में, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में कानून पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं उस कानून को लेकर के। क्या प्रेसिडेंट के पास एक ही ऑप्शन है कि उसे बस सिग्नेचर करना है, सहमति जतानी है, या कोई और भी ऑप्शंस हैं। ठीक, जब विधानसभा से कानून गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर को हिंदी में कहते हैं राज्यपाल और प्रेसिडेंट को कहते हैं राष्ट्रपति। जब विधानसभा से कानून राज्यपाल के पास जाता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, क्या सिर्फ सहमति देनी है या कोई और भी ऑप्शंस है। तो कोई और भी ऑप्शंस उसके पास है। ये जो कोई और भी ऑप्शंस हैं ये एक पावर की तरह हैं जिनको हम कहते हैं वीटो पावर्स। वीटो पावर अवेलेबल होती हैं जो गवर्नर को स्टेट के मामले में और प्रेसिडेंट को यूनियन के मामले में लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस निभाने में तो मदद देती ही देती हैं,
कई और जिम्मेदारियां भी हैं जिनको निभाने में मदद देती हैं। लेक्चर का अब आगे का भाग राज्य स्पेसिफिक होगा, स्टेट स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हम राज्य की बात कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर से एसोसिएटेड वीटो पावर्स रखी गई, ताकि गवर्नर अपने जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, जो भी लेजिस्लेचर से एसोसिएटेड उनके फंक्शंस हैं, वो निभा सके। पर गवर्नर के पास वही फंक्शन तो नहीं है, तो गवर्नर के और भी फंक्शंस होते हैं। ऐसे में गवर्नर के जो बाकी फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस में ये बात आती है कि गवर्नर ये इंश्योर करे, ये सुनिश्चित करे कि जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में ही वर्क कर रही है। जो राज्य है, राज्य की जो सरकार है, राज्य का जो विधि विधान है वो संविधान सम्मत है, संविधान के अनुरूप चल रहा है। ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी गवर्नर वीटो पावर के वाया फुलफिल कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए कोई ऐसा ही कानून है जो विधानसभा पास कर रही है जो कंप्लीटली वायलेट करता है द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स, जो कंप्लीटली वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई मैंडेट्स को, तो फिर ऐसे में वीटो पावर दी गई है गवर्नमेंट को, एक अथॉरिटी दी गई है उनको कि वो इस तरह से अगर कोई भी पावर असर्व करना चाहे या इनक्रोच कर रहा है तो वो उसको रोक सकते हैं, वो इनहिबिट कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, जिससे कि देश भर में एक संतुलन बना रहे। संतुलन इन द सेंस कि केंद्र और राज्यों के बीच का जो संबंध है वो जिस रूप में संविधान चाहता है वैसा बना रहे, एक देश के रूप में हम आगे बढ़ते रहें, राज्य अलग थलग ना कर लें खुद को, कोई ऐसी राजनीति ना होनी शुरू हो जाए जिसके वाया एक एक कर राज्य अलग होकर के भारतीय संघ बिगड़ जाए, इंडियन यूनियन कमज़ोर पड़ जाए। ठीक है। फिर दूसरी बात, हमारे देश में जो शक्तियां हैं, टेक्निकली देखा जाए जो स्कीम है वो ये है कि शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, राष्ट्रपति ने ही अपनी शक्तियों को आगे आगे बांटा है, तो इसलिए राष्ट्रपति ने ही अपनी शक्तियों को राज्यों के स्तर पर बांटा है और राज्यों के स्तर पर शक्तियां गवर्नर को दी हैं, और इसीलिए फिर राष्ट्रपति ही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। और प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना गवर्नर का टेन्योर कितना होता है? उतना जितना प्रेसिडेंट चाहे। गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही काम करते हैं। प्रेसिडेंट चाहेंगे कि अब आपका टाइम ख़त्म है तो वो ख़त्म है। इतनी बात क्लियर? क्योंकि वो प्रेसिडेंट ही की शक्तियां हैं जो अलग अलग स्तर पर प्रेसिडेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि काम ढंग से चल सके। जैसे आपके घर में आपके पास सारी पावर है और आप अपने घर के कुछ मेंबर्स को कुछ कुछ काम करने की अथॉरिटी देंगे, अपनी थोड़ी शक्तियाँ दे देंगे, और कोई भी आपसे पूछेगा कि ये बंदा ये काम क्यों कर रहा है तो आप उसे कहेंगे मैंने कहा था, मेरे बिहाफ पे कर रहा है, मैंने जिम्मेदारी दी है, मैंने ही 5,000 रुपया दिया है, जब चाहूँ जिम्मेदारी ले लूँगा, पैसा वापस ले लूँगा, ख़त्म कहानी। तो एक तरह से वो आप ही को आपके नुमाइंदे के रूप में वहाँ काम कर रहा है। अब हमारे देश के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि चीज़ें इतनी प्लेन नहीं हैं। गवर्नर को बाकायदा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति प्रेसिडेंट की चॉइस का हो ऐसा नहीं, वो प्रेसिडेंट की चॉइस के नहीं होते। प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करते हैं? जो टेक्निकल शब्द यहाँ पर कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बंद लिफाफे में जिनका नाम प्रेसिडेंट को पकड़ाए, प्रेसिडेंट वो खोल के लिफाफा उस व्यक्ति का जिसका नाम है उसे अपॉइंट कर देंगे बतौर गवर्नर। तो यहाँ से फिर अगर सेंटर में मान लीजिए किसी एक पार्टी की सरकार है और स्टेट में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो वो दूसरी पार्टी ये कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंटर की ये पार्टी अपने इंटरेस्ट को हमारे स्टेट में परस्यू कराने के लिए गवर्नर का इस्तेमाल करके हमारी सरकार द्वारा पास किए जा रहे कानूनों को या हमारे द्वारा उठाए गए जो भी कदम है उसके रास्ते में रोड़ा अटका रही है, उसका मार्ग रोक रही है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि गवर्नर कोई और नहीं, केंद्र सरकार का एजेंट है। वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट उसी को गवर्नर अपॉइंट करते हैं जिस व्यक्ति का नाम उस लिफाफे में, दैट सील्ड वारंट में, इसका टेक्निकल टर्म इज़ द सील्ड वारंट, जिसमें जिसका नाम लिखा है प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर देंगे। इज़ दैट क्लियर? और जब गवर्नमेंट कह देगी प्रेसिडेंट से तो प्रेसिडेंट उसे हटा भी देंगे। इस तरह से ये केंद्र सरकार का रोल होता है इसमें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर समझनी आपको ज़रूरी है,
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार अपनी जजमेंट्स में ये कहा गया है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये क्लियर है, गवर्नर को चाहे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, पर गवर्नर एक बार अपॉइंट जब हो जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठ गए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है, उन्हें प्रेसिडेंट को प्लीज़ नहीं करना है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम नहीं करना है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करना है जैसा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सो गवर्नर किसी के ऑफिस के अंडर बाउंड नहीं है, ये तो सिर्फ एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, उनकी ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, उनको हटाने या लगाने का प्रोसेस है। जिस मिनट से गवर्नर हैं, जिस मिनट तक गवर्नर हैं, उस मिनट से उस मिनट तक वो पूरी तरह से समस्त शक्तियाँ संविधान से पाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से या किसी सरकार से या राष्ट्रपति से नहीं, क्योंकि गवर्नर की प्रॉपर अथॉरिटी, उनका चैप्टर, उनका सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो उन्हें शक्तियाँ, मतलब 5 मिनट के लिए ही चाहे गवर्नर रहें, उस 5 मिनट के लिए गवर्नर की शक्तियाँ गवर्नर ऑफिस से बिलोंग करती हैं। गवर्नर ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, और इसीलिए ये गवर्नर की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी ओथ भी है कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है। उन्हें कोई पॉलिटिकल एजेंडा, किसी पार्टी की आइडिया, पार्टी लाइन या किसी की ऐसी इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन संविधान सम्मत नहीं है, मानने के लिए वो बाउंड नहीं है। उन्हें पूरी तरह संविधान के अनुरूप चलना है। इतनी बात क्लियर? ये बात क्लियर है? इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को दोहराया है। तो अब इतनी बार संविधान 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 कह दिया, तो क्यों कह दिया? क्या कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट इससे, या मैं क्या समझाना चाहता हूँ? संविधान ये कहता है कि गवर्नर स्टेट्स में अपॉइंट होते हैं और स्टेट के सभी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नर के ही नाम पे होते हैं। पंजाब सरकार है या तमिलनाडु सरकार है, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस, डिसीजंस आर टेकन ऑन द नेम ऑफ द गवर्नर, यानी कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर। लेकिन वो सारे एक्शंस और वो डिसीजंस गवर्नर की डिस्क्रिशन से नहीं होते, यानी कि गवर्नर जो भी करेंगे वो उस स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होती है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद बोले तो सरकार। टेक्निकली अगर आप बात एग्जीक्यूटिव कहना चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही छोटा वर्जन कैबिनेट कहलाता है। तो इसी तरह से देश के स्तर पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसका छोटा वर्जन कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिला के बनता है कैबिनेट। तो आप सुनते होंगे यूनियन कैबिनेट। इसी तरह से राज्यों के स्तर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। यूनियन की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर और स्टेट्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। तो जैसे उदाहरण के तौर पर जो भगवंत मान है पंजाब के इस समय के मुख्यमंत्री, या MK स्टालिन हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री और इनके जो मंत्रीजन हैं, मुख्यमंत्री और इनके मंत्रीगण, ये लोग मिलकर के कैबिनेट बनाते हैं। टेक्निकली इनके साथ ऑफिसर्स भी आएंगे, जैसे कैबिनेट के सेक्रेटरी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, वो सब भी आएंगे। उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव का नाम देते हैं। बट हम सिंपल रखें तो ऐसा समझें कि मुख्यमंत्री और अदर मेन मिनिस्टर्स मिलकर के एक कैबिनेट फॉर्म करते हैं। जब इसी कैबिनेट में मेन मिनिस्टर्स के बाद के रैंक के मिनिस्टर्स भी इंक्लूड हो जाएं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाता है, मंत्री परिषद, बड़ी बॉडी। जैसे सेंटर के लेवल पे समझाऊं, यूनियन के लेवल पे तो इजी समझ आएगा कि प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मेन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्रीज, जैसे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, ये सारे मिनिस्टर्स मिलकर के बना रहे हैं कैबिनेट। लेकिन हर मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर के बाद भी अलग मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर के बाद आप आ जाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जैसे डिप्टी मिनिस्टर्स हैं। तो इस तरह से मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, इस तरह से ये मिनिस्टर हैं। और उसके बाद नीचे के नीचे सेक्रेटरीज आने शुरू हो जाएंगे अलग अलग। उस मिनिस्ट्री का मेन सेक्रेटरी
उसके नीचे फिर आ जाएं आप जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, इस तरह से अलग अलग सेक्रेटरीज आर एग्जिस्टिंग। वो आईएएस ऑफिसर्स या अलग अलग कैडर के आने वाले ऑफिसर्स होते हैं। तो अब एक कैबिनेट है जिसमें मेन मिनिस्टर आता है हर मिनिस्ट्री का, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हर मिनिस्ट्री के 3 मिनिस्टर आ जा रहे हैं। तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बड़ी बॉडी हो गई ना। जैसे मान लीजिए 25 मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में फिर क्या होगा, हर मिनिस्ट्री के 3 मिनिस्टर, हर मिनिस्ट्री के 3 मिनिस्टर, टोटल 25 मंत्रालय हैं और हर मंत्रालय के 3 मंत्री, तो कुल संख्या कितनी हो गई 75। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक लार्ज बॉडी होती है, उसी का छोटा वर्जन होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट में मेन मिनिस्टर्स होते हैं, ओके। इसी तरह से राज्यों के स्तर पर होता है। तो अब असल में तो इसी को ही सरकार कहते हैं, और सरकार चलाने के लिए ही किसी भी राज्य की या देश की जनता ने इलेक्शंस के वाया किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट दिया है, मैंडेट दिया है, ताकि वो पार्टी सरकार बनाए और 5 साल सरकार चलाए। तो लोगों ने 5 साल सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी दे करके किया है, और वो पार्टी अपने अलग अलग मंत्रालय अज्यूम करेगी और सरकार चलाएगी। टेक्निकली वो सरकार कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज़ होता है, इसलिए मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल आप इसे मंत्री परिषद कह लीजिए। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन द यूनियन। तो अब ऐसे में गवर्नर, जो कि जनता के द्वारा चुने नहीं हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, राष्ट्रपति ने उन्हें उस लिफाफे में लिखे नाम के आधार पर नियुक्त किया जो उसे केंद्र सरकार ने दिया। लेकिन उस राज्य में चुनाव हुए थे, और चुनाव के बाद उस राज्य की जनता ने अगले 5 वर्षों के लिए एक पार्टी को या किसी कोलिशन को, किसी संगठन को मेजॉरिटी वोट दे करके उनको सरकार बनाने का अवसर दिया है, जो कि लोगों की विल को, लोगों की विशेष को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी है। तभी तो उन्हें मेजॉरिटी मिली है। तो सरकार तो उन्हें चलानी है। तो अगर सरकार एक तरफ से उन्हें चलानी है और दूसरी तरफ से एक अथॉरिटी आपने गवर्नर को बना के बैठा दिया, तो फिर चुनाव क्यों कराया आपने? फिर तो गवर्नर ही चलाएगा केंद्र सरकार की इच्छा के अनुरूप सरकार को। फिर आपने तो चुनाव कराए, लोकतंत्र है देश में। तो इसलिए सिस्टम ये रखा गया है कि जो सरकार है वो लोगों के अनुरूप चुनी जाएगी, और उसी सरकार के मुताबिक राज्य चलेगा जैसा वो सरकार चला रही है, और वो चलाने के लिए वो एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को। लेकिन इस सरकार को, पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, राज्य को चलाना है संविधान के सीमाओं के तहत। संविधान जैसा कहता है वैसा, और संविधान जैसा कहता है वैसा ही ये पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट स्टेट को चला रही है कि नहीं, इसके लिए वहाँ गवर्नर को बैठाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ जो हैं, क्या राज्य की सरकार उसी अनुरूप चल रही है ना? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल, आइडियाज़, प्रोविजंस के वायलेशंस तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही हैं तो आराम से चलता रहा कर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही गवर्नर को काम करना है। गवर्नर अपनी मर्जी से नहीं काम करेंगे। ये है बेसिक स्कीम हमारे देश में जो एग्जिस्ट कर रही है, ओके। अब हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि 2020 से लेके 2023 के बीच में लगभग 12 ऐसे बिल थे जो विधानसभा तमिलनाडु से पास होकर के गवर्नर के पास गए, लेकिन गवर्नर का असेंट नहीं मिल पाया। ऐसे 12 बिल थे। अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु सरकार एक रिट पिटीशन डालने सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो तब तमिलनाडु के गवर्नर ने 2 बिल भेज दिए प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, और 10 बिल पे असेंट विद होल्ड कर लिया। मतलब 12 के 12 बिल अटक गए। ये बातें अभी समझ में आएंगी। नवंबर 2023 से ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चलना शुरू हुआ। कल इस पर कंप्लीट फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। वो फैसला क्या आया है वो हम अभी समझेंगे, उसके पहले अब आपको कुछ समझना है। जब बिल विधानसभा से पास होके गवर्नर के पास जाता है तो राज्य संविधान के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
नागरिकों के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, वायलेशन तो नहीं हो रहा है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो फेडरल रिलेशन है वो जिस रूप में है कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन वैसे ही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी भी ऐसे सेक्शन जो सेक्शन के लिए कई तरह के अफर्मेटिव एक्शंस का बेनिफिट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे रिजर्वेशन है एजुकेशन के लिए, जैसे रिजर्वेशन है जॉब्स के लिए, जैसे रिजर्वेशंस हैं पंचायतों में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में और संसद में, ये सारे अफर्मेटिव एक्शंस के प्रोविजंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो जो डायरेक्शंस यूनियन गवर्नमेंट की स्टेट को माननी है ताकि देश ढंग से चलता रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कोई फेलियर तो नहीं हो गया है स्टेट में, इन सारी बातों को ध्यान में रखना होता है गवर्नर को। तो इस तरह से गवर्नर वो एक आप कह लीजिए कि वो सारे मोती हैं, अलग अलग राज्यों के गवर्नर जो पूरे राज्यों को एक डोर से बांधने का काम करते हैं और फिर हमारा देश एक देश कहलाता है। ऐसा आइडिया कंसीव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई बात समझ में? तो अब उस हिसाब से गवर्नर को फिर कुछ शक्तियां दी गई जिन्हें हम वीटो पावर कह रहे हैं। उन वीटो पावर के इस्तेमाल को लेकर के ही ऑब्जेक्शन है, वहीं पर कन्फ्लिक्ट है इस समय में। कन्फ्लिक्ट क्या है, ध्यान से समझो। जब गवर्नर के पास बिल जाता है तो गवर्नर क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला स्टेप जो वो कर सकता है, सबसे पहली चीज़ तो वो अपना असेंट दे दे, सहमति दे दे, डन हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। तो इसको पहला स्टेप नहीं रखते, सबसे पहला एक्ट वो ये कर सकता है। पर अब अगर वो अपना असेंट नहीं दे रहा है तो अब वीटोज़ इस्तेमाल में आएंगी। तो सबसे पहली वीटो वो एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर सकता है। ओके, एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर सकता है। एब्सोल्यूट वीटो क्या है कि क्लियरली वो अपना कंसेंट उस बिल को लेकर के विदहोल्ड कर दे। सो विदहोल्ड द असेंट, कि मैं सहमति नहीं देता हूँ, ख़त्म। ओके, सो विदहोल्ड द असेंट, सिंपली आप इसे कह लीजिए रिजेक्टेड। बिल क्या कर दिया, रिजेक्टेड। तो पहला एक ऑप्शन है कि वो रिजेक्ट कर दें बिल। दूसरा ऑप्शन क्या है कि उनके पास बिल आया विधानसभा से, उनको बिल में कोई आपत्ति लगी, उन्होंने बिल विधानसभा के पास वापस भेजा, विधानसभा ने उस बिल में या तो कोई बदलाव किया या नहीं किया, कुछ अमेंडमेंट की या नहीं की, विधानसभा की चॉइस है। और जिस मेजॉरिटी से विधानसभा ने सिंपल मेजॉरिटी से पहले बिल पास करके भेजा था, दोबारा भी सेम उसी सिंपल मेजॉरिटी से ही बिल पास करके भेज दिया। अब यहाँ पर गवर्नर बाउंड है असेंट देने के लिए, तो इसलिए गवर्नर की वीटो यहाँ पे सस्पेंड हो गई। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो, जहां पर गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं बिल को। तो यहां पर रिकंसिडरेशन होता है सस्पेंसिव वीटो में। इसका मेन आइडिया यही है कि एक बार आपको कोई चीज़ पर आपत्ति लग रही है तो आप उसे रिकंसिडर करने के लिए भेजिए विधानसभा को। उसी दौरान वो मीडिया की चर्चा का केंद्र बन जाएगा, ऑपोजिशन को आवाज़ मिल जाएगी, मौजूदा सरकार के पास चाहे मेजॉरिटी नंबर्स हैं वो बिल पास करा सकती है, लेकिन वो बाउंड होंगे क्योंकि उन्हें पॉपुलर इलेक्शन फेस करने हैं जाके। इसलिए फिर वो विपक्ष को भी संतुष्ट करने के लिए बाउंड है और पत्रकार जगत को भी। तो इसलिए वो अगर वाकई ही कुछ गड़बड़ है तो वो बिल में संशोधन कर देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे, और अगर नहीं है कोई गड़बड़ ऐसी तो वो चुप करके जैसा है वैसा भेज देंगे, और बिल्कुल उसी मेजॉरिटी से जिसे सिंपल मेजॉरिटी कह रहे हैं जैसे पहले भेजा था। तो फिर यहाँ पर गवर्नर की वीटो सस्पेंड हो गई है। लेकिन एक केस ये है कि अब यहाँ पे गवर्नर इज़ बाउंड टू गिव असेंट। अब उन्हें वो मजबूर हैं कि अब वो कोई दूसरी वीटो नहीं यूज़ कर सकते। अब वो ये नहीं कह सकते ठीक है अब मैं रिजेक्ट करता हूँ, नो अब वो बाउंड है कि फटाफट असेंट देना पड़ेगा। तीसरी वीटो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है, बिल ठंडे बस्ते में पॉकेट में डाल दिया, जेब में डाल दिया, मतलब ना असेंट दे रहे हैं, ना एक्सेप्टेंस है,
ना रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब ना एब्सोल्यूट वीटो अप्लाई कर रहे हैं जैसे कि विदहोल्ड भी नहीं कर रहे, ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, कोई ना रिजेक्शन ना एक्सेप्टेंस ना रिकंसिडरेशन, कुछ नहीं, चुप करके बैठे हैं बस। और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न ये है कि वो कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं करता कि गवर्नर को कितने दिनों के अंदर बिल पे कोई ना कोई कॉल लेनी है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम वो मेंशन नहीं करता। तो बिल रख के बैठे हुए हैं, ना तो हामी भर रहे हैं, ना रिजेक्शन कर रहे हैं, ना रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, बस रखे हुए हैं, रखे हैं तो रखे हुए हैं। इसमें बदलाव कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, चेंज हो गई ये चीज़, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, अब यहीं पर सारी समस्या खड़ी थी। समस्या ये खड़ी थी कि जो बिल अटके हुए हैं गवर्नर के पास, उनमें से जो 10 बिल हैं वो बिल गवर्नर ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजे हाउस के पास, हाउस ने उन्हें रिकंसिडर कर दिया, रिकंसिडर करके भेज दिया गवर्नर को वापस, और गवर्नर ने उस पर फर्दर कॉल नहीं ली, जबकि गवर्नर बाउंड थे असेंट देने के लिए। और 2 बिल ऐसे थे जो प्रेसिडेंट के पास भेज दिए। अब अगली शक्ति पे आते हैं। गवर्नर की पहली तो चीज़ देख ली, सहमति देना, फिर 3 वीटो देख लिया आपने, एक 5वीं चीज़ भी है। जब गवर्नर के पास बिल आया है तो गवर्नर उस बिल को रिजर्व कर सकते हैं। गवर्नर उस बिल को क्या कर सकते हैं? रिजर्व। किसके लिए? फॉर प्रेसिडेंट। गवर्नर को ऐसा लगता है कि इसमें यूनियन का कोई मामला शामिल है जिस पे यूनियन को फैसला लेना चाहिए, तो गवर्नर वो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख देंगे। समझ में आई मेरी बात? ओके। अब जब उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए वो बिल रिजर्व रख लिया, तो इसके बाद से गवर्नर का कॉल, गवर्नर का कोई भी कॉल, कोई भी एक्शन उसमें ख़त्म हो गया। अब जो करना है प्रेसिडेंट को करना है। अब प्रेसिडेंट फिर वही चालू, प्रेसिडेंट सब चालू कर देंगे वही सब। वो क्या, मतलब प्रेसिडेंट चालू नहीं कहा मैंने कहा वही सारे काम चालू। चालू बोलना कई बार नहीं, सब स्टार्ट, सेम प्रोसेस स्टार्ट। अब प्रेसिडेंट उसे असेंट दे दें, वो अलग बात है। प्रेसिडेंट विद होल्ड कर दें अपना असेंट, रिजेक्ट कर दें। प्रेसिडेंट उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, या प्रेसिडेंट कोई कॉल ही ना ले। यहाँ पर एक गेम है जिसका तर्क गवर्नर दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या है? राज्य के बिल के केस में अगर गवर्नर ने बिल रिजर्व रख लिया है प्रेसिडेंट के लिए, और ऐसे में प्रेसिडेंट अगर उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, तो अगर बदले में विधानसभा ने उस बिल को अमेंड किया या नहीं किया, वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास फिर से पास करके, प्रेसिडेंट यहाँ बाउंड नहीं है अपना असेंट देने के लिए। हियर प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट। लेकिन संसद के मामले में प्रेसिडेंट भी बाउंड है, वहाँ सस्पेंसिव वीटो ही है। लेकिन राज्य का कोई बिल अगर गवर्नर ने राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख लिया और राष्ट्रपति ने उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया विधानसभा को, और विधानसभा ने उसे रिकंसिडर करके वापस भेज दिया है राष्ट्रपति को, तो यहाँ राष्ट्रपति अब अपना असेंट देने के लिए इज नॉट बाउंड। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सारा खेल फंस गया यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया? बस इतनी कहानी थी, इतनी कहानी थी। इसमें चेंजेस हुए हैं। अब चेंजेस क्या हुए हैं वो चेंजेस अब मैं आपको समझा देता हूँ। चेंजेस समझने से पहले आपको कुछ कुछ टिप्पणियाँ समझनी होंगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है वो समझिए। सबसे पहले गवर्नर की ये शक्तियाँ किस में कवर हो रही हैं? ये शक्तियाँ कवर हो रही हैं आर्टिकल 200 में। ये शक्तियाँ किस में कवर हो रही हैं? आर्टिकल 200 में। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? गवर्नर एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, आर्टिकल 163। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया, आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, क्या कौन सा जस्टिस? कंप्लीट जस्टिस देने के लिए आर्टिकल 142 की शक्तियां इस्तेमाल करते हैं, और उसके तहत
वो देश के पारित किसी कानून को, किसी भी अमेंडमेंट को, वट एवर बी द थिंग, अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है तो वो कोई भी एक ऐसी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं या कोई चीज़ रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, और जो वो कह देंगे वो कानून बन के जुड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा यहाँ पे वो कानून बन के जुड़ जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की 142 की शक्तियाँ हैं, जिस पर कई बार लेजिस्लेचर कहती है कि ये तो एक सेकंड में ही सुप्रीम कोर्ट को लेजिस्लेचर से अबव रख देता है, पर अब जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं, है तो है। आर्टिकल 142, 163, 200, और राष्ट्रपति के पास जब रिजर्व्ड बिल चला गया एक बार, उसके बाद राष्ट्रपति जो कर रहे हैं उस बिल के साथ आर्टिकल 201। ओके, ये है कुछ आर्टिकल। आओ पहले अच्छे बच्चों की तरह आर्टिकल पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि तुम कर ही लोगे इसे जा करके कहीं से, वो तो सब मैं जानता ही हूं। लिए तो थो मैंने, हाँ। सबसे पहले हम समझते हैं सिंपल टर्म्स में आर्टिकल 200, ये वाला आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू गवर्नर to grant assent, withhold assent, or reserve the bill for the president's consideration. He may return the bill for reconsideration by the House. If passed again by the House or Houses with or without amendment, the governor shall not withhold assent. Article 200. Article 201. Article 201 of the Constitution of India governs the President's consideration of bills reserved by the Governor. It states that the President must either assent to or withhold assent from a reserved bill. उसके आगे उन्होंने लिखा है how does Article 201 work. Okay? Next, Article 163. Article 163 of the Constitution establishes that there shall be a Council of Ministers headed by the Chief Minister to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except where the Constitution require him to act in his discretion. कुछ मामले डिस्क्रेशन के भी होते हैं, जैसे सरकार बनाने के लिए कॉल करना, ठीक है, और भी कुछ होती हैं, उसको छोड़ दीजिए। ये आर्टिकल 163 था। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट broad powers to ensure complete justice in matters before it, allowing it to pass decrees or make orders enforceable throughout India even if they deviate from existing laws. Even if they deviate from existing laws. काफ़ी ज़्यादा सीख गए हो, वेरी गुड। आर्टिकल 141, Article 141 of the Indian Constitution states that, सुनना, states that the law declared by the Supreme Court, the law declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India, ensuring uniformity in judicial interpretation and reinforcing the Supreme Court's supremacy. Okay? जो लॉ डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब ऊपर से नीचे तक सारी जुडिशियल हायरार्की पे वो बाइंडिंग है कि उसको उसी फॉर्म में मानना है। हो गया काम कंप्लीट, सब तरफ तो इन्हों कहते वे न तई चारे पासे सेट करता काम। तो अब हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सुननी है आपको, ताकि आप ये समझ पाएँ कि मामला कैसे चला। सुनो, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं गवर्नर मस्ट बी कॉन्शियस टू नॉट क्रिएट रोड ब्लॉक्स। गवर्नर इस बात को लेकर के कॉन्शियस होने चाहिए कि वो रोड ब्लॉक्स क्रिएट ना करें एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के रास्तों में। पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट को विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट करती होती है वो गवर्नमेंट, यानी कि जो हाउस है विधानसभा, वो विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे में विधानसभा के द्वारा लेजिटिमेटली पास्ड बिल अगर गवर्नर बार बार अटका रहे हैं तो विल ऑफ द पीपल को वो एक तरह से
विल ऑफ द पीपल को एक तरह से फुलफिल नहीं होने दे रहे हैं। ये डेमोक्रेसी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अगेंस्ट जा रही है ये चीज़। तो रोड ब्लॉक करने का काम ना करें। अगली टिप्पणी बड़ी तल्ख थी इसी के लाइन में, डोंट चोक होल्ड स्टेट लेजिस्लेचर टू ब्रेक द विल ऑफ द पीपल। स्टेट लेजिस्लेचर को चोक मत करिए, ऐसा करके आप लोगों की विल को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर इज रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल। क्यों पॉपुलरली इलेक्टेड है वो सिस्टम। यू कैन नॉट चोक दैट हाउस, इट इज अल्टीमेटली ब्रेकिंग द विल ऑफ द पीपल। कहते अच्छा, इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में या गवर्नर और लेजिस्लेचर के बीच में, इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गवर्नर मस्ट बी हार्बिंगर ऑफ कंसेंसस एंड रेजोल्यूशन। आपको तो उल्टा कंसेंसस, आपसी सहमति बनाने का, रेजोल्यूशन समाधान अचीव करने का एक पुल बनना चाहिए, एक निमित्त बनना चाहिए, एक आधार बनना चाहिए। आप ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर हो जाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा प्रभु। गवर्नमेंट मस्ट हेल्प फंक्शनिंग ऑफ स्टेट मशीनरी बाय सैगैसिटी एंड विजडम। आप अपनी विजडम, अपनी सैगैसिटी का इस्तेमाल करिए और उल्टा गवर्नमेंट फंक्शन कर सके उसमें योगदान दीजिए। गवर्नर मस्ट बी द कैटलिस्ट एंड नॉट एन इनहिबिटर। आप एक फैसिलिटेटर, एक कैटलिस्ट होने चाहिए जो सरकार चलने में सहयोग उत्पन्न करे। आप इनहिबिटर मत बनिए जो अटकाए, जो उसे रोके। एक्शंस मस्ट कीप इन माइंड the dignity of the high constitutional office. Governor is occupying the high constitutional office. On every action of the governor must keep in mind the dignity of the high constitutional office. You have constitutional mandate, no matter you have been appointed by the one authority, that is president, recommended by the central government. No, you are occupying the office which is constitutional, and that is very high constitutional office. आप कोई भी कृत्य करते समय, कोई भी कदम उठाते समय, आप इसका विचार अपने मन में रखिए। आपको ये रखना है। डोंट गिव इन टू पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। आप हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की विचार को मन में रखिए। कभी भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की जो मैंडेट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली हैं, उसे आप यहाँ पर बलि ना चढ़ने दें किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशन के सामने। आप पॉलिटिकल कंसिडरेशन के सामने कभी गिव अप ना करें, किसी भी तरह से नहीं। ये आपको नहीं करना है। गवर्नर मस्ट बी गाइडेड बाय स्पिरिट दैट अंडरलाइज कॉन्स्टिट्यूशन। आप उस स्पिरिट के द्वारा गाइडेड होने चाहिए जिस स्पिरिट का आधार संविधान होना चाहिए। कोई राजनीतिक विचारधारा, आपकी किसी पार्टी के प्रति या किसी सरकार के प्रति राजनीतिक निष्ठा, आपका किसी पार्टी या किसी संगठन या किसी विचारधारा के साथ संबंध, वो सब आपका निजी अधिकार क्षेत्र है। आप कर सकते हैं, हो सकता है, देश में इसकी आज़ादी है। लेकिन बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर, आपको जब भी कुछ गाइड करे तो वो गाइड आपका ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई और नहीं। अगर कोई और हुआ तो फिर गवर्नर की पोस्ट का पर्पस ही फेल हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए कि एक व्यक्ति बतौर हरप्रीत सिंह बसरा एक आदमी है, लेकिन बतौर मेंटर ऑफ द इंस्टीट्यूशन आप इंस्टीट्यूशन की वैल्यू, कस्टम, कल्चर, मैनर से बाउंड हैं और आपको उस वैल्यू से चलना है, ना कि एक इंडिविजुअल की तरह। बतौर इंडिविजुअल मेरी इंक्लिनेशन, मेरे आइडियोलॉजी, मेरी झुकाव किसी व्यक्ति की तरफ हो सकता है। बतौर मेंटर मैं आपके बीच में क्या प्रमोट कर रहा हूँ ये मैटर करता है। क्या मैं कोई एक ही राजनीतिक पार्टी की विचारधारा को प्रमोट किए जा रहा हूँ? क्या मैं किसी खास राजनेता के प्रति या किसी राष्ट्र के प्रति या किसी जाति धर्म के प्रति आपके मन में द्वेष ला रहा हूँ? अगर मैं ये सब कर रहा हूँ तो मैं इस संस्था के मूल्यों से डेविएटेड हूँ।
क्योंकि संस्था के मूल्य ये कहते हैं कि छात्रों को स्वतंत्र रूप में उभरने के लिए आपको बतौर शिक्षक उनके मार्गदर्शक, उनके सहायक, उनके प्रतिपालक बनना है, ना कि आपको उनका मास्टर बनना है कि इधर चलो तो इधर ही चल जाओ, ऐसे बन जाओ, लेफ्ट बन जाओ, राइट बन जाओ, सेंटर बन जाओ। ऐसा नहीं, उनको क्या बनना है वो डिसाइड करेंगे। आप उनके सामने लेफ्ट राइट सेंटर सब कुछ स्वतंत्र रूप में रखें, स्वच्छंद रूप में रखें। ऐसा ही गवर्नर कह रहे हैं कि आपका कोई कंडक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड हो, आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई भी आइडियोलॉजी से गाइडेड ना होकर कॉन्स्टिट्यूशन से गाइडेड होना चाहिए। यू आर ऑक्यूपाइंग द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। एक्शन ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। याद रखिएगा, आपके एक्शन जो भी आर्टिकल 200 के तहत आते हैं ये इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से। हम इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जो कि हम अभी कर रहे हैं, और इसको जुडिशियल रिव्यू करते हुए हमने जो बदलाव लाए हैं अब आपको वो भी मानने होंगे। अब देखिए, टाइम लाइन एंटर हुई है पहली बार भारत के इतिहास में। वो जो बिल को लेकर के कोई फैसला ही नहीं हो रहा है, कितने दिन के अंतराल के अंदर, कितने दिनों के अंदर अंदर गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है बिल, कोई समय सीमा ही नहीं है। जब एकदम मुहाने पे बात आ रही है कि अब तो बिल को कुछ करो जो उठा के दे दिया प्रेसिडेंट को। तो अल्टीमेटली अब सुनिए, रिजर्विंग बिल, अब ये टाइमलाइन आ गई है, 1 महीने से 3 महीने की टाइमलाइन है। रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंट विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व बिल को रिजर्व करना है। आई बात समझ में? मतलब आपके पास विधानसभा से बिल पास होकर के आया, यू हैव बिल फ्रॉम द विधानसभा, लेजिटिमेटली इनेक्टेड है वो, 1 महीने का समय है आपके पास। 1 महीने के समय के अंदर अंदर ही आपको उसे रिजर्व करना है फॉर द प्रेसिडेंट। उस 1 महीने में आप कर रहे हैं तो करिए, नहीं कर रहे हैं तो आपकी चॉइस है। उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड होने, रिजर्व होने का टाइम फ्रेम क्रॉस कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, withholding assent without aid and advice of council of minister, that is रिटर्न कर रहे हैं बिल को विद इन 3 months। 3 महीने के अंदर आपको वो बिल रिटर्न करना है। अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा। ओके, देखिए अब मेन कंसिडरेशन क्या है, आर्टिकल 200 को आर्टिकल 163 से जोड़ा गया है, आर्टिकल 200 को आर्टिकल 163 के साथ यहाँ पे अटैच किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 200 आर्टिकल 163 से जोड़ के पढ़ा जाएगा। वो कैसे जोड़ा जाएगा? आर्टिकल 200 में गवर्नर को ये शक्तियाँ मिली हैं और आर्टिकल 163 में गवर्नर को कहा है कि एड एंड एडवाइस से काम करो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस लेंगे आप। गवर्नर को कहा है कि क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि इसमें कुछ केंद्र के मामले शामिल हैं, इसमें कुछ केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों का मामला शामिल है, कुछ ना कुछ है। तो ये कोई चोरी वाली बात तो है नहीं, ये तो कोई मेरे दिल की बात नहीं है कि मैं सीक्रेट है मैं नहीं बताऊँ किसी को, चू 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 चू, ऐसा तो कुछ है ना। ये तो जग जाहिर बातें हैं, ओपन बातें हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठिए, बात करिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस लेंगे आप। 1 महीने के अंदर अंदर आप उसको भेज देंगे रिजर्व करके राष्ट्रपति के पास। मतलब रिजर्वेशन पे कॉल 1 मंथ के अंदर अंदर लेना है विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहला प्रोविजन ये कह रहा है 1 मंथ वाला। ओके, इतनी बात क्लियर। अब सपोज कीजिए कि आप बिल रिजर्व, सपोज कीजिए आप असेंट विद होल्ड कर रहे हैं, विद होल्डिंग द असेंट विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एड एंड एडवाइस नहीं कर रहे हैं, आप अपना असेंट विद होल्ड कर रहे हैं। रिटर्न द बिल विद इन 3 months। आपको 3 महीने के अंदर अंदर ये बिल रिटर्न करना है। यू हैव मैक्सिमम 3 months, इससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। देखिए, जब हमने यहाँ पर विद होल्डिंग द असेंट पढ़ा था ना मेरे बच्चों, इसको एक चीज़ को समझो कि ये एब्सोल्यूट वीटो की पावर क्यों दी गई है। ये खास परिस्थितियों में इन्वोक होती है। अब जरा ऐसा समझो, एक तरफ आपने विधानसभा बना दी और उस विधानसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स आई हैं उसकी आपने सरकार बना दी। सरकार को आपने राज्य चलाने को दे दिया, राज्य चलेगा कानून से और कानून बनते हैं विधानसभा में। और विधानसभा में जब आके विधानसभा कानून बना रही है
तो आपने ताकतें गवर्नर को दे दी हैं विदहोल्ड करने की, एब्सोल्यूट वीटो। तो और वो जो गवर्नर है वो केंद्र सरकार में जिस पार्टी की सरकार है उसके द्वारा अपॉइंटेड है वाया राष्ट्रपति। तो फिर तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को चलने ही ना दिया अगर दोनों पार्टियां अलग हैं। तो फिर तो वो गवर्नर को है थोक के भाव जो आई जा रहा है असेंट विदहोल्ड करो। असेंट विदहोल्ड करने का एक प्रोविज़न है। 2 मामलों में ये विदहोल्ड होता है असेंट। यहाँ पर जो आप रिजेक्शन करते हैं 2 मामलों में ये टेक्निकली होता है। केस नंबर 1, अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल है तो प्राइवेट मेंबर बिल पहुंच गया है गवर्नर के पास। ओके, प्राइवेट मेंबर बिल मतलब जो भी बिल मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट नहीं किया गया, मतलब सरकार के द्वारा प्रेजेंट नहीं किया गया, वो पब्लिक बिल होता है, वो गवर्नमेंट बिल होता है। ये उसके अलावा जो भी कोई आम विधायक ने, सिंपली विधायक ने प्रेजेंट किया है वो प्राइवेट मेंबर बिल है। कई बार प्राइवेट मेंबर बिल भी सोचो कि बिल्कुल मेजॉरिटी सीट में, जैसे मान लो कि 100 मेंबरों की विधानसभा है और मेजॉरिटी सीट कितनी होती है 51, 51 सीटें मिली हैं, सरकार बन गई। ठीक है, अब ऐसा मान लो कि एक दिन सिर्फ 80 मेंबर ही आए हैं और 80 मेंबर में आए हैं जो उस दिन, उसमें से 80 में से मान लीजिए कि 45 ऑपोजिशन के आए हैं और 35 रूलिंग पार्टी के आए हैं। 45-35 हो गए ना, 80, और प्राइवेट मेंबर बिल ले आया है। सोच के देखो, पास हो गया, पहुंच गया विधानसभा, पहुंच गया गवर्नर के पास, और वो बिल कुछ ऐसा करने जा रहा है जो शायद लोगों की विल के अगेंस्ट है, और लोगों की विल को फुलफिल करने वाली की जिम्मेदारी दी हुई है सरकार को, और सरकार के होते हुए ये होने जा रहा है। तो फिर एक प्रोविज़न रखा गया है कि भाई उसी समय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को कि असेंट विदहोल्ड कर दीजिए, इस बिल को रिजेक्ट कर दीजिए। तो प्राइवेट मेंबर बिल के केस में आप ये एब्सोल्यूट वीटो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी, कोई 3-5 हो रहा है तो बताइए। इतना ही है। एक और केस है, मान लीजिए कि एक सरकार है, कई बार सरकारें ऐसी शैतानी करती हैं, 5 साल सत्ता में रही, कानून लाने की हिम्मत नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट को फेस करना पड़ जाएगा, हाई कोर्ट को फेस करना पड़ जाएगा, जनता को फेस करना पड़े। अब बिल्कुल जाने का समय और दिख रहा है अगले चुनावों में हार है, ऐसा सिचुएशन बन रहा है। एकदम जाते जाते कानून पास कर गए। कोई ऐसा कानून है थोड़ी शैतानी हरकतों वाला, किसी कम्युनिटी को हो सकता है रिजर्वेशन दे रहा हो या किसी को कोई भी बेनिफिट दे रहा है जो कि लार्जर सोसाइटी को शायद ना पसंद आए सबको, जो कि हो सकता है द्वेष बढ़ाए, जो कि हो सकता है कि उतना ज़्यादा संविधान सम्मत भी नहीं है, पास कर गए। और ऐसे में वो सरकार गिर गई, चुनाव ख़त्म हो गया टाइम, और प्रेसिडेंट के पास वो पेंडिंग है असेंट के लिए। अब नए सिरे से नई सरकार बनी है, वो नई सरकार के आगे नहीं बढ़ना चाहती उस कानून के साथ, तो वो नई सरकार रेकमेंड कर देगी प्रेसिडेंट को, या वो नई सरकार रेकमेंड कर देगी गवर्नर को स्टेट में कि वो जो बिल पेंडिंग पड़ा है ना, एब्सोल्यूट वीटो लगाइए आप, रिजेक्ट करिए उसको। तो इस तरह से कुछ तो चाहिए था एब्सोल्यूट वीटो जैसा, कि ऐसे केसेस भी मैनेज हो जाएं, कि नहीं चाहिए था? है दिव्या, ऐसा कुछ है ही नहीं एब्सोल्यूट वीटो, तो क्या करेंगे अब? समथिंग शुड बी देयर, तो रिजेक्ट हो गया। ओके, इसको ऐसा समझ करके चलो। तो ये विदहोल्ड वाला ऐसे मामलों में होता है, रिजेक्शन वाला। इसीलिए ज़्यादातर जो गवर्नर लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, एक तो या तो असेंट देते हैं या रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं। असेंट देते तो पास ही पास, तो मेनली तो यही होता है। रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं तो फिर भी वापस आएगा, तो फिर भी पास ही करना। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, ये पॉकेट वीटो। तो कई बार लिखने में ऐसा आ जाता है अखबारों में कि गवर्नर विदहोल्ड करके बैठे हुए हैं, वो बात टेक्निकली पॉकेट वीटो की कर रहे हैं कि कोई कॉल नहीं ले रहे हैं, अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, पॉकेट वीटो की बात कर रहे हैं वो। आई बात समझ में? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि देखो बात ऐसी है कि एक तो आपको असेंट ही देना है, एक तो देना आपको असेंट ही असेंट है, बस जो पास होके आ गया विधानसभा से आप असेंट दे रहे हैं, डन हो गई इतनी कहानी।
अच्छा, दूसरा गेम आ गया, आपको रिजर्व करना है प्रेसिडेंट के लिए। तो जब आपके पास बिल आया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ सलाह मशवरा करिए और तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर ही, आने के बाद 1 महीने में ही रिजर्व कर दीजिए। ऐसा नहीं 3 साल अटकाने के बाद फिर एकदम से कुछ हो, हमारे पास केस आए तो तब आप प्रेसिडेंट के लिए भेज दो, तभी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करिए आप उसे। और दूसरा मामला ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एड एंड एडवाइस का मसला नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। 3 महीने के अंदर अंदर ही आप तय करेंगे कि इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है कि नहीं भेजना है। ओके, यू हैव टू डिसाइड इन द 3 months दैट यू आर गोइंग टू सेंड दिस बिल फॉर रिकंसिडरेशन और नॉट। इससे बियॉन्ड टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक केस में 1 महीना समय है, एक केस में 3 महीना समय, बस अब इतना ही समय है और कोई समय नहीं है। और रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया बिल, आज के बाद अब ऐसा होगा कि रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया बिल अगर रिकंसिडर करके विधानसभा ने भेज दिया है वापस, अमेंड किया या नहीं किया, भेज दिया, वो डीम टू बी पास माना जाएगा। क्यों? बिकॉज गवर्नर इज बाउंड टू पास दैट बिल। ओके ही हो गया, बस डन है कहानी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 बिल जो रिकंसिडरेशन करके आ गए थे गवर्नर के पास, उन्हें इफेक्टिव कर दिया है, उन्हें पास मान दिया है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ऑल दोज 10 बिल्स आर डीम्ड टू बी पास्ड, ओके, बिकॉज दे आर रिकंसिडर्ड ऑलरेडी and the governor was bound to give his assent. Still the assent is pending. So now there is no further requirement to have that assent. No further requirement of delay. I am saying it with the power given by the Constitution under Article 142 that those 10 bills are bound to be passed. Sorry, are deemed to be passed. Everyone should follow all those 10 laws. Article 141. All the judicial hierarchy will follow those 10 laws. The whole Tamil Nadu will follow those 10 laws. Every institution, every administrative body will follow those 10 laws. Those 10 laws are the complete laws. Like the laws received assent of the governor. They are the same laws. Supreme Court ने बिल कानून पास कर दिए। सोचो कुछ भी। आर्टिकल 142 जो है ना, पूरा न्याय वाला, कंप्लीट जस्टिस। कैसे करते हैं कंप्लीट जस्टिस, ज़बरदस्त है। उन्होंने खुद ही कर दिया पास और अब वो कानून पास हैं, लागू है काम बस। ओके, तो यही चीज़ उन्होंने वहाँ पर समझाई है कि अब बदलाव कर दिए हैं। आपको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना है बिल, 1 महीने के अंदर अंदर कॉल लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ एड एंड एडवाइस करिए और प्रेसिडेंट के लिए भेजिए 1 month के अंदर अंदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस आप नहीं ले रहे हैं, आपको बिल रिकंसिडर करना है, तो आप बिल को रिकंसिडर करिए। 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिकंसिडरेशन कराना है। मतलब टेक्निकली अगर आप देखें तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने पॉकेट वीटो ख़त्म कर दिया। अब आज के बाद कोई पॉकेट वीटो है ही नहीं गवर्नर के लिए। बताइए, है कहाँ है पॉकेट वीटो? लास्ट टू लास्ट टाइम कितना दिया है? 3 months। खत्म कहानी अब तो। पहले तो बैठे हैं लेके 3-3 साल तक, अब तो स्टोरी एंड हो गई। और अब तो ये हो रहा है कि एक बार अगर विधानसभा के को भेजा 3 महीने के अंदर अंदर रिकंसिडर कीजिए, मतलब मान लीजिए 3 महीने का आखिरी दिन में ही भेजा, एकदम आखिरी दिन करके भेजा, कोई बात नहीं, अगले ही सुबह स्पेशल सेशन बुला लिया तमिलनाडु ने इस बार भी बुलाया था, स्पेशल सेशन बुला के थोक में 10 बिल वापस रिकंसिडर कर दिए। बस रिकंसिडर करके भेजे, मैंने हो गए, खत्म, पास, स्टोरी एंड। नो पॉकेट वीटो अब किसी केस में नहीं। दैट्स ऑल। ओके, ये अब नए प्रोविज़न हैं, देश भर में लागू होंगे जब तक कि अगर कोई ना कोई बदलाव इसमें नहीं लाया जाता सुप्रीम कोर्ट के फर्दर ऑर्डर के द्वारा, या कोई ना कोई बदलाव नहीं लाती अगर पार्लियामेंट अमेंडमेंट के वाया। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब यही है। अब आज से भारत यही है, इतनी शक्ति आर्टिकल 142 में है। भारत को बदल सकते हैं अगले दिन ही। पिछली शाम जो भारत छोड़ के सोए होते हैं, अगली शाम जो भारत नया मिलता है बदला होता है, सिर्फ एक आर्टिकल की बदौलत, आर्टिकल
42। अदरवाइज तो पहले संसद में बिल लाइए, उसे पास कराते रहिए, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति से पास होगा, फिर चुनौतियां मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, चुनौतियां पास करेगा तो फिर आगे कुछ होगा। हाँ, तो बस ख़त्म कहानी, हो गया बस। इतनी बात समझ में आई? अब आप कहेंगे सर ये किन्होंने किया है? दिखाएं आप, कैमरा प्लीज जूम करें। ये इन्होंने किया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस R महादेवन, सुप्रीम कोर्ट की ये 2 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया है। ओके, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन ने, और तल्ख टिप्पणियों के साथ ये फैसला दिया है। दिख रहे हैं? अच्छे से देख लो। तो पारदीवाला और महादेवन, चलिए क्या कह रहे हैं? A bench of Justice JB Pardiwala and R Mahadevan said that Article 200 of the Constitution, the governor has to mandatorily act on the aid and advice of the Council of Ministers. गवर्नर को आर्टिकल 200 ऑफ द अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नर हैज टू मैंडेटरली एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बात को समझिए आप, बड़ा जबरदस्त गेम हो गया। अब असेंट तो दे ही रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट वीटो है, रिजेक्शन, तो मैंने बताया प्राइवेट मेंबर बिल या फिर पिछली वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बिल है, तो नई वाली, अगर तो एग्जिस्टिंग कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइवेट बिल के मामले में एड एंड एडवाइस करेगी गवर्नर को कि रिजेक्ट मारो, और अगर नई वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आगे पिछली चली गई है तो नई वाली एड एंड एडवाइस करेगी रिजेक्ट करो, तो यहाँ पे भी एड एंड एडवाइस लागू हो गया। अगर आप रिकंसिडरेशन के लिए रखना चाहते हैं तो, और एड एंड एडवाइस के विदाउट आप उसे रखना चाहते हैं, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको कंसेंट के लिए भेजना है। उससे ज़्यादा का समय आपको इस बार नहीं दिया, तो दिया है आपको, रिकंसिडरेशन का अधिकार दिया है, क्योंकि रिकंसिडरेशन के लिए ही आप जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो एड एंड एडवाइस वाला नहीं ना थोपेंगे, क्योंकि अगर कैबिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद भी कह सकती है कि हम खुद ही बिल वापस ले रहे हैं, ठीक करके डाल देंगे दोबारा। तो यहाँ पर तो फिर एड एंड एडवाइस वाला पॉइंट ही बोगस हो जाता। सही है कि नहीं? और अगर आप इसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख रहे हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से 1 महीने के अंदर ही कर लियो काम, 1 महीने के अंदर ही काम कर लियो और भेज दियो, डन। दैट्स द सिस्टम। और ये पॉकेट वीटो खत्म। ऐसा नहीं कि लेके दबा के ठंडे बस्ते में डाल के बैठे रहे, खत्म हो गई स्टोरी। अब नहीं ना स्वीकार हो रहा, जल्दीबाजी में हो, जल्दी कर दिया ना, फटाफट ऐसे ही कर देते हैं। जल्दी नहीं किया, लंबे समय से कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं था, केस तो काफ़ी पुराना चल रहा था। दैट इज़ द रियलिटी, यही थी सच्चाई। कई राज्यों ने इसका समर्थन किया है, जैसे जहाँ जहाँ पर तकरीबन बीजेपी की सरकार नहीं है, तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल ने इसका समर्थन किया है, पंजाब आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है, DMK तमिलनाडु ने इसका समर्थन किया है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन्होंने समर्थन किया। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने हथकंडे की तरह इस्तेमाल करती है गवर्नर को अलग अलग राज्यों में, वहाँ की पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को काम नहीं करने दिया जाता है, आने बहाने किसी न किसी कारण से उनके बिल विधानसभाओं में के पास होने के बाद गवर्नर के दफ्तरों में पेंडिंग पड़े रहते हैं, अटके रहते हैं। ये जो 12 बिल मेनली आए थे, किन किन कामों के लिए आए थे? इन 12 बिलों का काम ये था, मेजॉरिटी ऑफ द बिल जो थे वो यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े कानून थे, जिसके तहत यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की नियुक्ति से जुड़ी हुई शक्तियों में बदलाव लाया गया था। क्योंकि किसी भी राज्य का गवर्नर बाय डिफ़ॉल्ट ही चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का, गवर्नर ही बाय डिफ़ॉल्ट चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटी का। वाइस चांसलर की नियुक्ति के बारे में अनंत शक्तियाँ थी गवर्नर के पास बतौर चांसलर। तो वैसे तो राज्यों के मामले में सेरेमोनियल हेड ही है गवर्नर, जैसे यूनियन के मामलों में सेरेमोनियल हेड है प्रेसिडेंट, लेकिन फिर भी राज्यों में कुछ एरियाज़ थे जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, जिसमें गवर्नर के पास अपने ऑफिस के तहत बहुत शक्तियाँ थी, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इतनी नहीं चलती थी, उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति से जुड़े मामले। ऐसे में कुछ वाइस चांसलरों की नियुक्ति का रिकमेंडेशन राज्य सरकार ने चांसलर यानी कि गवर्नर को दिया, गवर्नर ने उन्हें नहीं स्वीकारा,
इसका जवाब राज्य सरकार ने कैसे दिया? उन्होंने कानून ही बदल दिया, उन्होंने कानून ही बदल दिया, और कानून बदल के उन्होंने गवर्नर से शक्तियां राज्य सरकार में डाल दी कि अब वो नियुक्तियां करेंगे। तो वो बिल पेंडिंग पड़े हुए थे गवर्नर के पास। एक तो पहला ये था। दूसरा, जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं राज्य के लेवल पर, उनकी सजाओं को रिमिट करने से जुड़े हुए रिकमेंडेशंस, रिमिशन से जुड़े हुए रिकमेंडेशंस राज्य सरकार के द्वारा दिए गए थे, गवर्नर के दफ्तर में पेंडिंग पड़े थे। तो कई कैदी हैं जिनके मामले में वो जो रिकमेंडेशंस हैं गवर्नर के ऑफिस में थी। तो अपोजिशन पार्टी AIDMK ये आरोप लगाती थी DMK पे, MK स्टालिन पे, कि सेलेक्टिवली एक्शन करते हैं आप। कई ऐसे कैदी हैं जिनकी रिमिशन हो जानी चाहिए थी, उन्हें जेल से बाहर आ जाना चाहिए था, अभी तक नहीं आए हैं, और आप ये कहते हैं कि आप न्याय से चलते हैं। आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोग आ गए हैं, दूसरे बंदे अभी तक नहीं आए हैं। स्टालिन का ये कहना था, DMK का कहना था कि ये सब गवर्नर ऑफिस कर रहा है। वो ऐसा माहौल फैलाना चाह रहे हैं राज्य में, हमारे खिलाफ एक छवि बनाना चाह रहे हैं कि DMK और स्टालिन एक सेलेक्टिव अप्रोच से काम करता है और वो चुन चुन करके ऑपोजिशन से जुड़े लोगों को ठोक रहे हैं। ऐसे में इन कैदियों की फाइलें अटका के बैठे हुए हैं। तो ये फाइलें क्लियर की जाएं जल्दी। क्यों नहीं क्लियर हो रही हैं? आपको साइन ही करना है, असेंट देना है, तो क्यों नहीं हो रहा? हमने कर तो दिया सारा। अगले मामले थे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन PSC, जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन PPSC। अब PPSC में नियुक्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, अपॉइंटमेंट पेंडिंग पड़ी है, मेंबर्स की भी और चेयरपर्सन की भी। अब उसके लिए भी नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन राज्य से ही जाएगी, नियुक्ति करनी है बाद में गवर्नर को। वो भी फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, जिसकी वजह से नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही, आगे एग्ज़ाम का सारा प्रोसीजर और प्रक्रिया रुकी पड़ी है। तो कई सरकारी नियुक्तियाँ, अपॉइंटमेंट्स, कैदियों की रिमिशंस के मामले, यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट, उन पर अपॉइंटमेंट्स का मामला, वाइस चांसलर की पोस्ट, और कई मामले, कई कानूनों में बदलाव, ढांचों में बदलाव लाना था करप्शन को दूर करने के लिए। तो मेनली मैटर्स वर एसोसिएटेड विद द करप्शन, रेमिशंस ऑफ द जेल इनमेट्स and the appointment of the vice chancellor and other authorities, structural changes in the universities and the appointment of the public service commission members and the chairpersons, ये सब फाइलें अटकी पड़ी थी और कई कानून अटके पड़े थे, बिल अटके पड़े थे गवर्नर ऑफिस के पास, जिस पर कोई कॉल नहीं ली जा रही थी, जिससे राज्य सरकार 3 साल से ऐसा दावा कर रही है कि हम घुटे बैठे हैं, चल नहीं पा रहे, राज्य फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है, राज्य की फंक्शनिंग को पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, चोक किया हुआ है, डिरेल किया हुआ है। ऐसी पोजीशन तो गवर्नर की नहीं थी। तो उस पर वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसले दिए हैं। तो ऐसा राज्य सरकार इसको अपनी DMK अपनी बहुत बड़ी जीत मान के प्रस्तुत कर रही है। आपके लिए एकेडमिकली ये पॉइंट बनते हैं कि गवर्नर की वीटो पावर्स क्या थी अभी तक, मैंने बता दी। प्रेसिडेंट के पास रिकन्सिडरेशन के लिए बिल गया तो प्रेसिडेंट की पावर राज्य के कानून के मामले में क्या थी, मैंने बता दी। आर्टिकल 200, 201, 163, आर्टिकल 142 और 141 क्या था, मैंने सारे आर्टिकल्स आपको बता दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 142 के तहत आया है, तो अब वो सर्वमान्य है, लागू है। किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को भी वायलेट कर रहा है तो ख़त्म स्टोरी, अब कर दें तो सारी हायरार्की ऑफ जुडिशरी अब आज से उन्हें एनफोर्स करने में लग जाएगी। आर्टिकल 141 ऐसा कहता है, वो उसे ही मानेंगे अब। और उसके तहत 1 से 3 महीने का टाइम फ्रेम रख दिया गया है, रिजर्व करना है राष्ट्रपति के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से 1 महीने के अंदर अंदर ही फैसला ले लेना शुरू में, और जो अदर मैटर पे कॉल लेनी है तो 3 महीने के अंदर अंदर, अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस नहीं बन रही, इसके विरुद्ध जा करके भी आपको उसे रिकन्सिडरेशन के लिए ले जाना है तो रिकन्सिडरेशन के लिए ले जाइए आप, 3 महीने का समय मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा नहीं। और एक बार रिकन्सिडरेशन के बाद अगर बिल रिकन्सिडर कर लिया है हाउस ने और फिर उसे पास कर दिया, वो विद अमेंडमेंट किया या विदाउट अमेंडमेंट किया, वट एवर बी द थिंग, वो पास्ड है तो फिर वह पास है, वो क्योंकि यू आर बाउंड टू गिव असेंट, तो वो माना जाएगा कि वो पास है। पॉकेट वीटो का क्रियाकलाप अब खत्म है, स्टोरी एंड है। या तो आओ बिल को असेंट दो, आओ और बिल को असेंट दो, या तो आओ बिल का असेंट विद होल्ड करो, रिजेक्ट करो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन केस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल एंड इन केस ऑफ प्रीवियस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या द प्रीवियस लेजिस्लेचर पास्ड बिल डन, या प्रीवियस कैबिनेट पास्ड बिल। आओ और रिकन्सिडरेशन कराओ 3 महीने के अंदर अंदर, आओ प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करो 1 महीने के अंदर अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से। इज दैट क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब आप कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई, DMK ने जो ये किया यूनिवर्सिटियों में बदलाव,
तो ये तो हो सकता है संविधान की इच्छा के अनुरूप ना हो, ये तो पॉसिबिलिटी है कि संविधान किसी कारण से ही गवर्नर को यूनिवर्सिटी चांसलर बनाता है और गवर्नर को अथॉरिटी देता है कि वो वाइस चांसलर अपॉइंट करे, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के कल्चर का एक इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर, एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़। और ऐसे में हो सकता है एक पार्टी अपनी पार्टी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए, या हो सकता है पूरे भारत से अलग होने की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, अलगाववाद की राजनीति को अलग बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी के वाइस चांसलर नियुक्त कराना चाहती हो, उसके मुताबिक फिर वैसे ही टीचर भर्ती करा के, फिर वैसा ही एजुकेशनल एटमॉस्फेयर वहाँ बना करके हो सकता है युवाओं को एजिटेट कर दे अपनी मूवमेंट के फेवर में, और इस तरह से उस राज्य में एक अराउजल क्रिएट हो जाए, एक मूवमेंट क्रिएट हो जाए कि वो उसी विचारधारा के साथ लग के अलग जाना चाहते हैं। तो ऐसे में तो फिर ये संविधान के अनुरूप नहीं रही बात। संविधान ने शायद सोच के ही ऐसा किया होगा, अगर किया तो। अगर इसमें किसी तरह से भी ये जो कानून पास किए थे विधानसभा ने वहाँ की, इसमें अगर किसी तरह का भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेच है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉलो नहीं किए फर्स्ट, या उन्होंने स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में गी हुई शक्तियों का वायलेशन किया, उससे ज़्यादा काम कर दिया है सेकंड, एक तो आप कैसा काम कर सकते हैं कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है फर्स्ट। दूसरा, जो प्रोसीजरल सेटअप है वो प्रोसीजरल सेटअप वायलेट किया है कि बिल जिस हाउस में आना चाहिए, जिस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, गवर्नर के पास जाना चाहिए, वो नहीं फॉलो किया। तीसरा, जिन लिस्टों में जो प्रोविजंस हैं, जो पावर आपको मिली है, उससे अबव जाके आपने काम किया है कि नहीं। तो आपने प्रोसीजरल वायलेशंस किया, आपने पावर एक्सीड की है, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया, वट एवर बी द थिंग। अगर ऐसा है तो आप इसके लिए सीधे सीधे कोर्ट जाइए, आप इसके लिए कोर्ट जाइए। तो अगर ऐसा है तो गवर्नर कैन गो टू द कोर्ट, जैसे सरकार कोर्ट चली गई, गवर्नर कोर्ट जा सकते हैं कि ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। मेरी बात समझिए, केंद्र सरकार कोर्ट जा सकती है, कोई इंडिविजुअल कोर्ट जा सकता है, तो अदालत जाइए, वहां पर अगर ऐसा कोई ब्रिच पाया जाएगा उसको सुधार देंगे वो। लेकिन यहां पर मैटर टेक्निकल था, यहां पर मैटर टेक्निकल था, और इस टेक्निकल मैटर में अगर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी अगर गवर्नर की, या मान लीजिए राष्ट्रपति की या केंद्र सरकार की, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एग्जिस्ट करते हैं देश में। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आगे भी जा सकते हैं अगर ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बिलों को लंबे समय तक अपने पास रखे छोड़ना, इसमें कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ऐसे देखा ही नहीं है कि ये दो पार्टियों के बीच का टकराव है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किसी पार्टी को, किसी मुख्यमंत्री को फेवर किया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसा देखा ही नहीं है कि ये दो राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऐसे भी नहीं देखा है कि ये केंद्र और राज्य का टकराव है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऐसे भी नहीं देखा है कि वो इसे बहुत तगड़ा फेडरलिज्म एस्टेब्लिश करने के लिए ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिंपल एक केस के तौर पे देखा है कि गवर्नर का फंक्शन क्या है एक राज्य में, लेजिस्लेटिव पावर्स को लेकर के, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को लेकर गवर्नर की भूमिका क्या है, बतौर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस गवर्नर को कैसे ढंग से काम करना चाहिए कि राज्य बेहतर चले। तो ऐसे में उन्होंने ये बताया है कि इन वीटोस का सही इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। कानूनों की मेरिट पे केस चला ही नहीं था, प्लीज डोंट कंफ्यूज इट। कानूनों में मेरिट है कि नहीं है ये उसका केस नहीं था। आप लोग ये कहेंगे, कोई आदमी कंफ्यूज करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को इफेक्टिव बना दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि ये तो अलगाववाद पैदा कर सकता है, फलाना पैदा कर सकता। अभी तो कानूनों की मेरिट पे चर्चा ही नहीं हुई, करवा लेते 3 वर्षों में वही करा लेते, तो अब तक तो कानून ही कोर्ट निरस्त कर देता। कई बच्चों को यहाँ लेक्चर सुन के टेंशन होने लग गई होगी कि इतनी असीमित शक्तियाँ राज्यों को दे देंगे तो कुछ भी करने लग जाएंगे। अगर कभी ऐसा होने लगे कि राज्य कुछ भी करने लगे हैं तो ऑलवेज उन कानूनों को चुनौती देने की अनुमति और फ्रीडम आपके पास है। समझ रहे मेरी बात, इसको समझिए। यहाँ पे केस इतना ही चल रहा था कि क्या गवर्नर जायज़ है यहाँ पे, क्या एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए विधानसभा के लेजिटिमेटली इनेक्टेड बिल को 3-3-4-4 5वां वर्ष 2025 तक पूरा टेन्योर गवर्नमेंट का कि 5 वर्षों तक से ठंडे बस्ते में रखा जा सकता है। मतलब ऐसे हाउ कैन द गवर्नमेंट फंक्शन देन? आप फिर इलेक्ट ही क्यों कर रहे हो एक सरकार?
वहाँ पे कोर्ट कह रहा माय गॉड ये मतलब हो क्या रहा है भाई, भाई बिल रिजर्व करना था, एक दिन में पता लग जाता है, इट्स मैटर ऑफ 1 डे। 3 साल के बाद रिजर्व करके भेज दिया, क्या हो रहा है मतलब। सेकंड, बिल रिकंसिडर कराना था, हो गया रिकंसिडर, वापिस आया, असेंट दीजिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर नज़र आ रहा है उसमें, कोई मेरिट ब्रेच नज़र आ रहा है उसमें, कोई फेडरल रिलेशन के बीच में कोई त्रुटि पैदा कर रहा है वो कानून, ये नज़र आ रहा है, वो बेसिक फीचर को वायलेट कर रहा है, तो भाई आइए ना, यहाँ हम बैठे तो हैं, आए क्यों नहीं इतने सालों से। ये कान तो इसमें प्लीज़, ये कानून केस ऐसा नहीं था कि गवर्नर ने इसलिए रोका था कि ये कानून, उन्होंने चुनौती दी है कि ये कानून गलत है, समझो, ऐसा नहीं था, उन्होंने रोका हुआ था, अब वो बताएंगे कि क्यों रोका था, ये कहानी है। आई होप आपको सारा समझ आ गया है, आई होप आप घर जाके इसे ज़रूर पढ़ेंगे, आई होप खबरों में आप इसे ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।